नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का नक्शा जो हम सब देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था और हमेशा ऐसा रहेगा भी नहीं। उससे बदला जा सकता है, नए राज्य बन सकते हैं, किसी राज्य की सीमाएं बदल सकती हैं। आज हम भारतीय संविधान के उसी टूलकिट को समझने वाले हैं जो ये सब मुमकिन बनाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत में एक नया राज्य बनता कैसे है। और देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर एक नई लकीर खींचने जितना आसान काम बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक पूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया होती है जिसमें कई सारे और काफी बड़े बदलाव शामिल होते हैं। तो चलिए, राज्य बनाने की इस पूरी पहेली को समझने के लिए शुरुआत करते हैं संविधान के दो बहुत ही बुनियादी आर्टिकल से। ये हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 संसद को शक्ति देता है कि वो भारत संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके, और आर्टिकल 3 वो शक्ति देता है मौजूदा राज्यों से नए राज्य बनाने की, उनकी सीमाओं को बदलने की या फिर उनका नाम बदलने की। लेकिन ये तो हुई क्या करने की शक्ति। सवाल अभी वही है कि ये सब कैसे होता है। और बस यहीं पर तस्वीर में आता है आर्टिकल 4। इसे एक तरह का इंजन रूम समझ लीजिए, या एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए बदलावों को असल में जमीनी हकीकत बनाता है। तो आखिर है क्या ये आर्टिकल 4? सीधे शब्दों में ये एक ऐसा प्रावधान है जो पक्का करता है कि जब भी कोई नया राज्य बने तो उससे जुड़े सारे जरूरी बदलाव, जैसे सीटों का बंटवारा या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, वो सब एक ही कानून के तहत एक साथ बंडल कर दिए जाएं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए घर में एक नया कमरा बनाना है। अब सिर्फ दीवारें तो नहीं खड़ी करते ना, बिजली की वायरिंग, पानी की पाइपलाइन और घर का पूरा फ्लोर प्लान सब अपडेट करना पड़ता है। आर्टिकल 4 बिल्कुल वही काम करता है। ये पक्का करता है कि सारी जरूरी चीजें आसानी से अपडेट हो जाएं। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं कि आर्टिकल 4 के तहत बनने वाले कानून में आखिर होता क्या क्या है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, ये संविधान की 2 अनुसूचियों यानी 2 शेड्यूल्स में बदलाव करता है। पहला है फर्स्ट शेड्यूल, इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट और उनकी सीमाएं होती हैं। और दूसरा है फोर्थ शेड्यूल, जिसमें लिखा होता है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। अब सोचिए, जब नया राज्य बनेगा तो जाहिर है ये दोनों लिस्ट तो बदलेंगी ही बदलेंगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, नया राज्य बन गया तो सरकारी दफ्तरों का क्या होगा, अफसरों का, बजट का क्या होगा। इस उलझन को सुलझाने के लिए कानून में 3 तरह के प्रावधान होते हैं। पहले सप्लीमेंट्री प्रावधान, जो सीधे सीधे राज्य के गठन से जुड़े जरूरी नियम होते हैं। फिर आते हैं इंसिडेंटल, यानी वो छोटे मोटे प्रशासनिक काम जो इस बदलाव के चलते जरूरी हो जाते हैं। और आखिर में कॉन्सिक्वेंशियल प्रावधान, जो ये तय करते हैं कि राज्य बनने के बाद उसके नतीजे क्या होंगे, जैसे कि संपत्ति और कर्ज का बंटवारा। तो ये तीनों मिलकर एक पूरा पैकेज बनाते हैं ताकि बदलाव एकदम स्मूथ हो। अब आते हैं आर्टिकल 4 से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी बात पर। और हाँ, ये एक ऐसी डिटेल है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। तो सवाल यह है कि क्या ये पूरी प्रक्रिया एक संवैधानिक संशोधन है? नहीं। और यही है इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट। आर्टिकल 4 साफ साफ कहता है कि इसके तहत पास किया गया कोई भी कानून आर्टिकल 368 के दायरे में आने वाला संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब इसे पास करने के लिए संसद में स्पेशल मेजॉरिटी जैसे कि 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक साधारण बहुमत काफी है। अब ये सुनने में शायद छोटी बात लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। ये केंद्र सरकार को राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली और लचीला टूल दे देता है। चलिए, अब एक असल उदाहरण से समझते हैं कि ये सब असल में कैसे काम करता है। साल था 2014, जब संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पास किया और जिसके नतीजे में तेलंगाना का जन्म हुआ। देखिए, इस एक अधिनियम ने आर्टिकल 4 की पूरी ताकत दिखा दी। इसे संसद में साधारण बहुमत से पास किया गया और इसने सिर्फ आंध्र प्रदेश को बांटकर तेलंगाना नहीं बनाया, बल्कि इसी एक कानून ने पहली अनुसूची में नई सीमाओं को परिभाषित किया, चौथी अनुसूची में दोनों राज्यों के लिए राज्यसभा की सीटें फिर से बांटी और शासन से लेकर संपत्ति के हस्तांतरण तक हर छोटे बड़े प्रशासनिक मुद्दे को संभाला। एक कानून और सारे जरूरी बदलाव, यही है आर्टिकल 4 का कमाल। तो इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदु क्या हैं? आइए फटाफट एक रिकैप करते हैं। पहला, आर्टिकल 4 आर्टिकल 2 और 3 के कानूनों को जमीन पर उतारने का काम करता है। दूसरा, ये पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव की इजाजत देता है। तीसरा, ये सभी जरूरी प्रावधानों को एक साथ एक ही पैकेज में बंडल कर देता है। और सबसे जरूरी बात, ये आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं है, इसके लिए सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। राज्यों को बदलने की ये शक्ति आखिर भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को कैसे आकार देती है? संविधान का ये लचीलापन देश के लिए क्या मायने रखता है? इस पर सोचना जरूरी है।